वैदिक नदियां। वैदिक नदियों को आप एक वर्ड और इनके लिए यूज कर सकते हो, और वो वर्ड्स क्या रहेगा? वैदिक रिवर्स। देखो, जब भी हम लोग नदियां पढ़ते हैं ना, 3-4 वर्ड हमें बड़े कंफ्यूज करते हैं। नदियां तो ये तो सारी दुनिया को पता है। सरस्वती का नाम क्या था, चिनाब का पहले नाम क्या था, नया पुराना सब कवर कर लेंगे। यदि नए और पुराने से हटकर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या प्रश्न बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जरा काम की बात देखें कि वेदों में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है। वेदों में 46 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियां हैं? वेदों में 46 नदियों का उल्लेख मिलता है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी वैदिक काल में टोटल 46 नदियों का उल्लेख है, लेकिन केवल आपसे पूछे ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है, तो ऋग्वेद में टोटल 22 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में टोटल 22 नदियों का उल्लेख किया गया है, जो हमारे ऋग्वेद में जिनका उल्लेख है। ये भी बात कंप्लीट है। जो सबसे बेस्ट नदी होती है, जो सबसे बेस्ट नदी होती है, उस नदी को बोलते हैं नदी तमा, यानी नदियों में उत्तम। नदी उत्तम या नदी तमा, एक ही वर्ड आप यूज कर सकते हो। अब आप यहां पर देखेंगे एक नदी जिसका बोलते हैं नदी तमा। नदी तमा किसे कहा जाता है? नदी तमा का मतलब होता है श्रेष्ठ। नदी तमा का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। और नदी तमा जिसे कहेंगे वह नदी है सरस्वती। कौन सी नदी है? सरस्वती को आज के टाइम हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको घग्गर के नाम से जानते हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि वेदों में टोटल कितनी नदियों का उल्लेख है? 46 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में टोटल कितनी नदियों का उल्लेख है? 22 नदियों का उल्लेख है। और नदी तमा किसे कहा जाता है? सरस्वती नदी, यानी जो आजकल घग्गर है, राजस्थान में हिमालय से आने वाली एक ही नदी है। इसके अलावा हिमालय से राजस्थान में कोई नदी नहीं आती है। एकमात्र नदी जो नॉर्थ राजस्थान से बहकर पाकिस्तान तक इसका ड्रेनेज बना हुआ है। अब एक बात और देखना, आज के टाइम हम लोग जिस नदी को सबसे ज्यादा पूजते हैं वर्तमान में, वो नदी गंगा है। ओके, पर एक नदी है यमुना। वेदों में बड़ी काम की बात है, वेदों में गंगा नदी का, वेदों में गंगा नदी का एक बार उल्लेख मिलता है। कितनी बार? एक बार। जो वर्तमान में इतनी पूजनीय नदी है गंगा, उसका एक ही बार उल्लेख है। लेकिन एक बड़ी काम की बात, यमुना नदी, यमुना नदी का उल्लेख, ये जरूर याद रखना, यमुना नदी का उल्लेख अपने वेदों में कितनी बार मिलता है? 3 बार उल्लेख मिलता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हर लाइन खोपड़ी, पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाली है। क्या वेदों में कितनी नदियां? 46। ऋग्वेद में 22। नदी तमा कौन सी है? सरस्वती। वेदों में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार उल्लेख है। ये बात छाप दी आपने। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सप्त सिंधु प्रदेश। कभी आपने नाम सुना हो तो? क्या है सप्त सिंधु प्रदेश? यह आपने नाम सुना होगा, सप्त सिंधु प्रदेश, यानी 7। जैसे आजकल आपने पंजाब नाम सुना होगा, पंजाब, उसको बोलते हैं लैंड ऑफ 5 रिवर्स। 5 नदियों के प्रदेश को पंजाब बोलते हैं। उसी तरह से लैंड ऑफ 7 रिवर्स, उसको हम क्या बोलेंगे? सप्त सिंधु प्रदेश। यानी 7 नदियों का जो प्रदेश होगा उसको हम सप्त सिंधु प्रदेश बोलेंगे। तो यहां पर आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो ये बड़ी कॉमन और काम की बात है, क्योंकि वो पूछेगा कौन सी सप्त सिंधु प्रदेश में नदी आती है और कौन सी नदी नहीं आती। अच्छा, जो मुख्य नदी है ना सप्त सिंधु प्रदेश के अंदर, उस मुख्य नदी का नाम है सिंधु। यानी सिंधु की वो 7 टोटल नदियां हैं जिसकी वजह से इसको
7 नदियों का प्रदेश बोला जाता है, वो कौन सी 7 नदियां हैं? सिंधु तो एक कवर है ही, सिंधु के साथ जो अदर रिवर्स जो आपका 7 नदियों का प्रदेश बनाती है, जिसमें से जैसा कि आप एक नदी देखोगे जिसमें एक नाम आता है आपका सबसे पहले झेलम नदी, झेलम के बाद फिर एक नाम है चीनाब नदी, चीनाब के बाद आएगी रावी, रावी के बाद आएगी व्यास, और व्यास के बाद आएगी सतलज। वैसे भी ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैप बना के बताऊंगा सारी नदियों के, लेकिन हमें पता होनी चाहिए कुछ काम की अच्छी बातें हैं। सतलज नदी, और फिर आप अगली नदी देखोगे सरस्वती नदी। यानी इन नदियों को गिनो, टोटल कितनी होगी? टोटल ये 7 हो गई, और इन्हीं 7 नदियों को मिलाकर गिन लो कितनी हो गई? होगी 7। और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे ड्रेनेज एरिया को, इसके बहाव क्षेत्र को क्या बोलते थे? सप्त सिंधु प्रदेश। और इसी एरिया में सबसे ज़्यादा आर्य लोग निवास करते थे। जहाँ नदियाँ होगी वहाँ घास फूस भी होगा, और वहाँ रहने के लिए एटमॉस्फेयर भी अच्छा होगा, इसीलिए नदियों के एरिया में ये ज़्यादा लोग निवास किया करते थे। तो यही आर्यों की सबसे मुख्य भूमि हमेशा रही है, सप्त सिंधु प्रदेश। लेकिन बड़ी काम की बात है, नदियों के आज के नाम और नदियों के उस जमाने के नाम, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, मिलान करो, सुमेलित करो, मतलब लिस्ट फर्स्ट को सेकंड के साथ में मैच करना है, या फिर होगा इसमें से बेमेल छांटिए। आपको जोड़े बना के दिए होंगे, उसमें से एक जोड़ा रोंग होगा, उस जोड़े को आपको प्रॉपर बताना होगा। चलो देखें, एक तरफ है वर्तमान नदी, वर्तमान नदी यानी प्रेजेंट टाइप में जो नदी का नाम है वो देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे वैदिक नदी। एक है वैदिक नदी, एक है इस प्रकार से आप देख रहे हो उस जमाने की नदी। हमारे पास एक नदी है जैसा कि आप देख रहे हो, इस नदी का नाम है, वर्तमान में हम बोलते हैं सिंधु। सिंधु को इंग्लिश में बोला जाता है इंडस, क्या बोलेंगे? वैदिक काल में कोई यूनिक नाम नहीं था, इसको सिंध बोलते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली। इसके बाद एक नदी है, मजा आ जाए कोई आप में से बता दे तो, उस नदी का नाम है झेलम। बता दो क्या नाम है इस नदी का, क्या नाम था? इतना आप सब कुछ पार करके आए हो, इतना पढ़कर आए हो, हाँ जी पक्का कन्फर्म? सही हो आप। और इस नदी का नाम वैदिक काल में क्या बोलेंगे? इसको अशिकनी मत बोल देना, इसको अस्कनी ही बोला जाएगा। झेलम के बाद फिर आपका नाम आता है चीनाब या चेनाब, एक ही बात है, चीनाब या चेनाब एक ही बात है। इस नदी का जो नाम था वो क्या नाम था? वितस्ता। क्या बोलेंगे? वितस्ता। फिर एक नदी है, इसको आप रवि मत बोल देना, स्पेलिंग रवि वाली बनेगी, RAVI। इस रावी नदी का नाम था पुरुषणी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, पुरुषणी नदी इसको बोला जाता था। अब रावी नदी के बाद फिर अपने पास अगली नदी जो आ रही है उसका नाम है सतलज। अब क्या इंग्लिश स्पोकन की वजह से अब इसकी स्पेलिंग तो बनती है ये, और फिर इसको कोई लोग सतलुज बोलते हैं, वो सतलुज नहीं करना है, सतलुज कई बोल भी देते हैं, सतलज बोलना है, स्पेलिंग इसी तरह से बनेगी। और इसका नाम बड़ा ही शानदार है। अब ये जो कई विद्वान बैठे मैं उनसे पूछूंगा मैंने क्या लिखा है, क्या क्या, इधर से आवाज बड़ी आ रही है, क्या सतुदरी, क्या सतुदरी, सतुदरी, आप बताओ, आप क्या स्कूटी, क्या? अब देखो शतुद्री, दरी नहीं बोल रहा है, दरी तो फिर बिछाने वाले दरी होगी, द्री, आप बोलो शतुद्री, द्री, द्री, इस तरह से, मतलब जीव के अंदर वाइब्रेट करना है, द्री,
स्तुद्री, सतुद्री वो बोलते हैं, वो तो अलग ही हो गया, सतुद्री तो वो कुछ और ही हो गया। ये पुरुषणी, ये वितस्ता, ये अश्किनी, सिंध। सतलज के बाद हम आगे चलते हैं। वर्तमान में एक नदी जिसको बोलते हैं घग्गर। देखिए घग्गर बड़ी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है, क्योंकि हमारे राजस्थान के लिए इस नदी का एक बड़ा ही सुंदर सा नाम है सरस्वती, लेकिन इसको दो बार नाम इसको दिए जाते हैं। इस नदी को ध्वसदत्ती भी बोला जाता है, याद रखना है, ध्वसदत्ती भी इसको बोला जाता है, सरस्वती को ध्वसदत्ती भी बोला जाता है। एक नदी है आपके इधर अफगान से आती है, उस नदी का नाम है काबुल। जी हाँ, नाम इसके लिए काबुल पड़ा क्योंकि नदी कहाँ से आ रही है, काबुल से आ रही है। और काबुल नदी को उस जमाने में बोला जाता था कुंभा। कौन सी नदी? कुंभा नदी। और फिर अपने यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है गौमती। सुना है क्या? गौमती नाम सुना होगा आपने। गौमती का नाम गंगा, ये कहाँ सुन लिया आपने? इसको पहले गौमल कहते हैं कि ये गाय के मल से नदी तैयार हुई थी। अब ये तो देवी देवताओं की स्टोरी है। देखो गंगा बोलते हैं शिव की जटाओं से निकल कर आई थी, कोई चरणों से निकल कर आई, ऐसे ऐसे अलग धार्मिकता है जिसमें कहते हैं गायों की मल आता था, उसको गौमल नदी बोलते थे, और वही आगे चलकर गौमती हो गई। ये यूपी की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, यूपी की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है गौमती। फिर एक नदी है गंडक। अब आप इसको डोग मत कर देना बराबर अंग्रेजी वालों। हाँ, गंडक नदी के बराबर कर दो डोग। हाँ, तो इसको आप नहीं, तो गंडक को गंडक ही बोलना है। इस गंडक नदी में पानी ठीक ठाक रहता था, इसलिए गंडक को किस नाम से जानते थे? सदा नीरा, यानी जिसमें हमेशा पानी रहता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सदा नीरा के नाम से जानते हैं। ओके, रिपोर्ट है क्या? गंडक, गंडक को बोलेंगे सदा नीरा। गोमती, गोमती का नाम हो गया गोमल। इस तरह से बहुत सारे नाम। देखो क्वेश्चन है ना, वो आपका इधर से कवर हो जाएगा, क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहीं से कवर हो जाएगा। कुछ मैं आपको और नदियों के नाम बताता हूं जो उस जमाने भी उन लोगों का रिसर्च है। जैसे एक नदी है जिसका वर्तमान में नाम है लूणी। हाँ, वही राजस्थान की। अब उस टाइम इस नदी को लवणवती बोलते थे, लवणवती बोलते थे। राजस्थान की भी 2-3 नदियों के नाम आ रहे हैं। फिर एक नदी है राजस्थान में जिसका नाम है बनास। कौन सी नदी है? बनास। बनास को उस टाइम बोलते थे वशिष्ठी। क्या बोलेंगे? वशिष्ठी। और फिर हमारे पास एक रिवर और है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? चंबल के नाम से। चंबल को जिस नाम से जानेंगे वो क्या है? चर्मणवती। इस तरह से इसके बहुत सारे नाम हैं। वैदिक काल में इतनी सारी नदियां थी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियां हैं जिनके अलग अलग नाम पड़े हुए हैं। व्यास खारेगी। अरे यार, ओ माय गॉड, ये 5 नदियों के कॉम्बो में एक नदी मेरे से सिली मिस्टेक हो चुकी है। ये मैं माफी चाहता हूँ, इसका कॉम्बो बिगड़ गया। अब इसको एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। देखो नदी का नाम है व्यास, लेकिन इसकी स्पेलिंग बी से स्टार्ट होती है। आप वी से नहीं करोगे, ये ब्यास लिखते हैं ज़्यादातर, ब्यास, BYS स्पेलिंग बनेगी, लेकिन बोलेंगे व्यास। ये अब इंग्लिश के रूल है, आप कैसे बना रखा है। जैसे मेरठ आप लिखते कुछ और हो, कभी स्पेलिंग देखना मेरठ की कैसे बनती है, कभी सर्च करके देख लो मेरठ की स्पेलिंग क्या है। हाँ, मिरुट, ऐसे वो अंग्रेज थे ना, वो अलग अलग तरीके से। बहुत सारे ऐसे हैं अपने कुछ और सोचते हैं, स्पेलिंग कुछ और ही होते हैं। और जब आप अंग्रेज पढ़ोगे ना, अब अपने आएंगे
हाँ, बड़े अजीब अजीब नाम आएंगे, अल्फांसो। और उसमें क्या बहुत अजीब स्पेलिंग अपने सोचते हैं। अब यहाँ तो बनाने के लिए अल्फांसो कुछ बना देंगे, कुछ भी है, बहुत लंबी स्पेलिंग है। अल में मतलब ULL FASEU रूफांसो, बहुत लंबी स्पेलिंग है। मैं तो इंग्लिश में क्या पहले से रट्टे मारने पड़ते हैं, स्पेलिंगों के लिए दोबारा देखनी पड़ती है स्पेलिंग्स क्या है। अल्मीडो ऐसे नाम आते हैं, अपने अंग्रेज आएंगे तब। व्यास, व्यास नदी तो जो देख रहे हो ना, इस नदी को बोलते हैं विपाशा। बासु मत करना, वो एक सुगली सी हीरोइन है, वो ये नहीं लेके आने बीच में। यहाँ व्यास, व्यास, व्यास का मतलब है विपाशा, ये नदियां हैं। अब एक वर्ड मैंने और यूज किया था, इधर मैंने यूज किया 7 नदियों का प्रदेश, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यानी 5 नदियों का प्रदेश जो होगा ना, 5 नदियों का प्रदेश। तो ये आपको यहां पर पता होना चाहिए 5 नदियों का प्रदेश कौन सा है। जैसे एक शब्द में बोलेंगे, पंजाब का मतलब कोई सरदारों से नहीं है, पंजाब का मतलब ज्योग्राफिकल रीजन है। रीजन 5 नदियां, अर्थात 5 नदियों का आब, 2 आब, आब मतलब होता है मैदान। इसमें 5 नदियों का क्रम, ये पेपर में आता है, ज्योग्राफी के अंदर आएगा, प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूं काम की बात। देखो, ये एक सीक्वेंस बता रहा हूं आपको मैं, नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस है, इसको खोपड़ी में डाल लेना। एक नदी आपकी सबसे पहले है झेलम, दूसरी चीनाब या चेनाब, एक ही बात है, रावी, व्यास और सतलज। यानी इन 5 नदियों को देखोगे ना, यही हमारी रियल में 5 रिवर थी, जिसकी वजह से पंजाब नाम पड़ा। लेकिन आपको बता दूं, आपको एक गजब की बात बता दूं, वर्तमान भारत में 3 नदियां हैं। वर्तमान पंजाब में 3 नदियां, भारत में तो सारी है, वर्तमान पंजाब में, यानी कि वर्तमान पंजाब जो इंडिया का पंजाब है ना, उसमें 3 नदियां हैं। पंजाब को शॉर्ट में PB बोलते हैं। वर्तमान पंजाब में 3 नदी है, ज्योग्राफिकल हिसाब से इसको तियाब बोलेंगे। ये 2 नदियां तो कश्मीर में जरूर है, सीधी पाकिस्तान में चली गई। अच्छा, पाकिस्तान में है, एक नदी नहीं है, बाकी सारी है। यानी यदि आप पंजाब करो पाकिस्तान का, तो वहां पर कितनी नदियां हैं? 4 नदियां हैं, जिसमें से कौन सी नहीं है? व्यास नहीं है, ये इंडिया में ख़त्म हो जाती है, फिरोजपुर में हरिका बैराज, सतलज में मिल जाती है, वहीं से IJNP निकल कर आती है, तो ये अपनी व्यास वहीं रह जाती है। तो ये याद रखना है। पंजाब के 2 हिस्से हो गए थे आज़ादी के दौरान, आधा पंजाब पाकिस्तान चला गया और आधा पंजाब हमारे इंडिया में रह गया। और उस टाइम, उससे पहले वैदिक काल में ये नाम जो पड़ा हुआ है सारा, लैंड ऑफ 5 रिवर के हिसाब से, क्या हो गया? बोतल गिर गई। ऐसे ही होता रहता है जीवन में, छोटी छोटी बातें चलती रहती है। खोपड़ी में आ गया क्या? अरे क्या कर रहे हो? इसका जीव निकल जाता। अभी डर गई थी, कॉपी जा रही थी, पता है कहाँ। ऐसे डराते हैं बच्ची को कभी। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये आपके टॉप की नदियां हैं। लास्ट छोटी सी आज की बात एक बताना चाहता हूं। 7 नदियों का प्रदेश, ये पता नहीं वाला कौन है रे? केरी है। पांच नदियों का प्रदेश पंजाब। 4 नदियों का प्रदेश पाकिस्तान, चुआब। 3 नदियों का प्रदेश तियाब। 2 नदियों का प्रदेश दोआब। और 1 नदी का एरिया, उसको बोलते हैं सिंगलाब, ड्रेनेज। ठीक है, ये बात समझने की बात है, ज्योग्राफिकल बात है, बहुत अच्छे तरीके से आपके काम आएगी। तो पता होना चाहिए प्रवाह है 1 नदी का एरिया, और दोआब यहाँ पर 2 रिवर्स ड्रेनेज एरिया कह सकते हैं। इंग्लिश के अंदर थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग चलेगा, क्योंकि लैंड ऑफ रिवर्स जितनी काउंटिंग करते जाओ। अपने लिए काम की बातें, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, बाकी का मतलब नहीं है। ज्योग्राफी देखो,
प्रवाह पूछेगा, गंगा का प्रवाह बताओ, यमुना का प्रवाह, ज्योग्राफिकल। दुआब, गंगा यमुना दुआब प्रदेश, गंगा यमुना का संगम कहाँ हुआ, पंजाब में कौन कौन सी 5 नदियां हैं, सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु तो बार बार आता ही है, कौन सी सप्त सिंधु में शामिल है कौन सी नहीं है, क्योंकि ये बात सीखनी है तो आपको इस स्लाइड पे जाना पड़ेगा। क्या पूछा, दोबारा बोलना। वो लठ कहाँ है अजय, लठ कहाँ रखा हुआ है? इस कोने में रखा नहीं हुआ, वो लठ यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि है लठ मुंह काट रखी है। ठीक, देखो ये अपना साउथ इंडिया दिख रहा है, ये हो गया राजस्थान, कश्मीर, लद्दाख, ईस्ट इंडिया, मणिपुर हो गया। ठीक है, मोटा मोटी कवर। अपना पड़ोसी भाई गंडे की आकृति में बैठा हुआ कौन सा है? पाकिस्तान। ये जो बेल्ट है ना उत्तर वाला, यानी इस पूरे भाग को बोला जाता था 7 नदियों का प्रदेश, यानी ये वाला मोटा मोटी जो एरिया ना इसको बोलते थे। राजस्थान में सरस्वती को नहीं आ रही, और अब तो खत्म हो गई वो सरस्वती। पहले जैसलमेर होते हुए मीरपुर जाके इधर वो सिंधु मिलती थी। आधे राजस्थान जैसलमेर में आज मीठे पानी की सीरीज मिलती है, लाठी सीरीज, वो इसी सरस्वती का अवशेष है। उसने ट्रैक चेंज कर लिया, नदी ने अपना एरिया चेंज कर लिया। हाँ, वो भाई आधी दूरी बहती है वो बस उत्तर राजस्थान में। पहले वो जैसलमेर बीकानेर सब बहती जाती थी पहले वो नदी। पाकिस्तान में मीरपुर के पास जाके सिंधु मिलती थी। उस जमाने में ये सिंधु सरस्वती बहुत लंबी थी। इस पूरे प्रदेश को सप्त सिंधु प्रदेश बोलते हैं। ओके, रिपोर्ट है। इसी में वो 7 नदियां बहती है जो आपको समझाई है ना, इसी में वो 7 नदियां बहती है। सिंधु की जो हेल्पिंग रिवर्स है, सहायक नदियां, वो सारी इसके अंदर बहती है। तो इसको ही बोलेंगे हम लोग सप्त सिंधु प्रदेश। क्या जिगे? जिगे का नाम पूछ ले तो बोल देना उत्तर भारत। ओके, फिर भी आप और पूछे तो आपका जवाब होगा आर्य भूमि का उत्तरी भाग। आर्य भूमि का उत्तरी भाग, ये आपका जवाब होगा। ठीक, खोपड़ी में आ गई बात। आप देखो आज क्या क्या पढ़ा है। वैदिक कालीन धार्मिकता, राजनीतिक जीवन, और भी ऐसे पहले ना, अच्छा कर्मावती होगी थी, वैदिक एज स्टार्ट की थी, समाज कैसा है, परिवार कैसा है, सारी बातें पढ़ी, एक एक बात काम की है। फिर धार्मिकता और राजनीतिक, फिर अपने पढ़ा उत्तर वैदिक काल के बारे में कुछ फैक्ट थे, सभा समिति विद्युत के बारे में ढंग से जान लेना। और फिर वैदिक कालीन नदियां चल रही है और इसमें हमने कुछ बातें पढ़कर और ये कंपेयर कर दिया है। और फिर इसके बाद में सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में हो गया है। पिछली निकाल दूं, कौन सी निकालूं बताओ? ये